हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप मंत्र स्टार्टअप की दुनिया का एक ऐसा खास कार्यक्रम जहां पर ईटी नाउ स्वदेश आपको लिए चलता है स्टार्टअप की दुनिया में और बताता है आपको वहां के चैलेंजेस, वहां की संभावनाओं के बारे में। बहुत सारे दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं जो आपके सामने रखते हैं सफलता की अपनी कहानी, अपने सफर का पूरा ब्यौरा, जिसके जरिए आपको एक आइडिया होता है कि आखिर स्टार्टअप में अगर आप आना चाहते हैं तो आपकी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पहले जो गेस्ट हैं उनको जोड़ते हैं। मेनक सरकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। फाउंडर हैं एक्सप्लोरेस के और एक अलग तरह का स्टार्टअप है जो रेस्टोरेंट बिजनेस में एक तरह से डील करता है, लेकिन ये डीलिंग एक अलग तरह की है, तो उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। मेनक, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहले तो हमें यही बताइए, चूंकि आप सभी जो हैं वो अपने अनुभव से इस पूरे दुनिया को एक अलग तरह से मुकाम इसमें बना रहे हैं। भारत में अगर हम स्टार्टअप के इकोसिस्टम को देखें तो आप किस तरह से परखेंगे इसे, किस फेज में है ये? भारत में करंट लास्ट 3 साल में इनफैक्ट कोविड के बाद से स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी ज्यादा पेस पे चल रही थी, बट ऑब्वियसली अभी जो ग्लोबल सिनेरियोस चल रहे हैं एंड फंडिंग मार्केट का जो हालत है, इट हैज मतलब थोड़ा सा पेस कम हुआ है। बट अभी भी वी आर एट एन इवॉल्विंग स्टेज। आई वुड मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि हम बहुत मच्योर कर गए हैं या फिर बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को चाहिए। वी मतलब हम अभी भी यूएस या फिर चाइना के बराबरी तो नहीं आए हैं, बट वी आर मतलब हम थर्ड पे आ चुके हैं। मुझे बहुत ज्यादा मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूँ इसका। एंड मतलब मैं तो बहुत पॉजिटिवली ही देख रहा हूँ भारत के इकोसिस्टम को अभी। मैंने ये तो बात हुई, आपने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह के फेज में हैं हम, इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ना जरा स्टार्टअप में फंडिंग बहुत मायने रखती है। तो फंडिंग की स्थिति फिलहाल किस तरह से है? 2023 में क्या हाल था और किस तरह से फिलहाल स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है? फंडिंग का सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी हर एक लेवल पे थोड़ा सा खराब ही चल रहा है। जितने भी वीसीज हैं वो अपने ही करंटली पोर्टफोलियो कंपनीज को ही बचाने में ज़्यादा लगे हुए हैं कि यार कोई आईपीओ के करीब है या कोई प्रॉफिटेबिलिटी के करीब है, तो जो कैश रिजर्व्स उनके पास थे उनका प्रायोरिटीज थोड़ा सा चेंज हो गया है। जिस लेवल पे 2021 में फंडिंग हुई थी, एंड मुझे लगता है कि अभी कोई थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेगा तो सबको पता चल जाएगी 2023 7 साल में सबसे लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ फंडिंग राउंड्स रहा है इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेजेस में फंडिंग नहीं मिल रही है, बट काफी सारे मेट्रिक्स चेंज हो गए, काफी सारे एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स के चेंज हो गए। एंड वो जो हम एक बोलते थे इजी मनी अब मार्केट में नहीं है। अभी कंपनीज को बिजनेस इकोनॉमिक्स 101 पे जाके प्रूव करना है कि व्हाट मतलब आप जो बोल रहे हो आपका हाइपोथेसिस एट सम स्टेज काम कर रहा है। देयर स्कोप टू स्केल दिस। प्योर आइडिया एंड हाइपोथेसिस पे तो काफी कम हो गया। कंपनीज जो बहुत ज्यादा लॉसेस में है, जिनका रेवेन्यू स्टेज नहीं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। कंपनीज जो जिनको अभी तक इन्होंने अपना मोनेटाइजेशन एंड रेवेन्यू फिगर आउट नहीं किया है, उनके लिए तकलीफ है। एंड कंपनीज जो कि जिनका प्रॉफिटेबिलिटी इज नेक्स्ट 6 महीने में जिनका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उनके लिए तो थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत चल रही है अभी। तो वही है मार्केट का सिनेरियो। और व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट का बात करते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज ऑलवेज ट्राइड टू मतलब गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है सही चीजें करने की, बट ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो प्रॉपर स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम उसको हुए 10-15 साल ही प्रॉपर हुआ है। लाइक अगर मैं फ्लिपकार्ट के टाइम से पकड़ू 2008 से 2023, हम अभी तक 20 साल भी नहीं हुए। तो गवर्नमेंट भी समझ रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है। काफी चीजें सही होती है, काफी चीजें थोड़े एंटी चले जाते हैं। एंजल टैक्स पे काफी डिबेट हो रही है, तो उस पे भी काफी स्कोप है गवर्नमेंट को ये सब समझ के इसको और इजी बनाना, ईज ऑफ बिजनेस और बढ़ाना। अभी जैसे गुजरात में दिस जो इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द फिनटेक एस्टेब्लिशमेंट, जो मैं नाम भूल रहा हूँ,
गिफ्ट सिटी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इवन लाइक आई मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे फाउंडर फ्रेंड्स गिफ्ट सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, देर कंसिडरिंग इट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ, मतलब इंडिया से बाहर जाने के बदले गिफ्ट सिटी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स काफी अच्छे भी हैं गवर्नमेंट के। तो अभी भी इट्स, जैसा मैंने कहा कि इवॉल्विंग। बिल्कुल, तो फंडिंग के मोर्चे पर फिलहाल चुनौतियां हैं जो बरकरार हैं, उसके बावजूद जो स्टार्टअप के बिजनेसेस हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मेनक, हमें अब ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है एक्सप्लोरेक्स, पहले तो नाम बड़ा दिलचस्प है, एक्सप्लोरेक्स, बड़ा दिलचस्प नाम। किस तरह के सर्विसेज और प्रोडक्ट में आप लोग डील करते हैं? ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? एकदम एकदम बिल्कुल। तो एक्सप्लोरेक्स आपने जो नाम बोला उसका एक्चुअली फुल फॉर्म है एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस। एंड जर्नी, एक्चुअली एक्सप्लोरेक्स हमारी पहली कंपनी नहीं है, हमारी पहली कंपनी थी ईटेबल, जो कि मैं और मेरे को फाउंडर प्रीतम ने आईआईटी खड़गपुर से ही स्टार्ट कर लिया था। और हमारा प्रॉब्लम था कि हम जब भी बाहर जाते थे तो हर जगह डिजिटाइजेशन हो गया था, जैसे कि उबर मिलता था फोन पे, आप स्विगी जोमेटो आ गया था तो रेस्टोरेंट पे कॉल करके डिलीवरी नहीं कराना पड़ता था, बुक माई शो था तो मूवी टिकट की लाइनों में नहीं लगने पड़ते थे, अमेजोन फ्लिपकार्ट तो थे ही। बट फिर भी ऑफलाइन कॉमर्स, जैसे कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हो या फिर आपको किसी कपड़ों के ब्रांड से कोई मैसेज आता है कि हमारा नया स्टॉक आया है या फिर आपके पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, वो काफी अभी भी ब्रोकन स्टेज पे है। एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटेड जो फॉर्मेट था वो था रेस्टोरेंट्स, एंड रेस्टोरेंट्स में लोग महीने में जितनी बार जाते हैं उससे आधा ही कहीं और जाते होंगे। आप रोज फोन नहीं खरीदते हो, आप रोज कपड़े नहीं खरीदते हो, खाना आप रोज खाते हो। तो हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ स्टार्ट किए, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, मेरे बचपन का मैं याद करूं तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाता था, तो वही रेस्टोरेंट की टेबल पे बैठो, वेट करो, कोई वेटर आएगा, मेन्यू देगा। आपको मेन्यू समझने में भी प्रॉब्लम है, और इंडिया में वी हैव, मतलब हमारे मेन्यूज बेसिकली बुकलेट्स होते हैं कि आपको इंडियन मेन्यू, चाइनीज मेन्यू, मल्टी क्यूजिन, कॉन्टिनेंटल सब मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक यूरोपियन मेन्यू जैसा नहीं होता कि एक पेज शॉर्ट मेन्यू, ब्रेकफास्ट मेन्यू, मेन कोर्स, ऐसा नहीं होता है। वी आर, मतलब हमें बहुत चॉइसेस मिलते हैं। तो एक्सप्लोरेक्स से हमने क्या किया कि काफी लोग हमें गलती से, बिकॉज हम रेस्टोरेंट्स में है तो हमें फूड टेक बोल देते हैं, वी आर नॉट फूड टेक, हम एक्सपीरियंस टेक है। तो हमने रेस्टोरेंट में घुस के ईटेबल के दौरान ही क्यूआर कोड्स लगाए थे, जिससे कस्टमर खुद आके अपने हिसाब से ऑर्डर कर पाए। एंड हमने उससे देखा था कि यार कस्टमर्स का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, स्टाफ का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, बिकॉज इंडिया में रेस्टोरेंट्स हमेशा ही अंडर स्टाफ्ड रहते हैं। एंड हमारे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट स्टाफ्स होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा ट्रेंड या एजुकेटेड नहीं होते। हर लाइक आई वुड से 5% रेस्टोरेंट्स होते होंगे जो कि अच्छे आईएचएम ट्रेंड या अच्छे ट्रेंड स्टाफ रख पाते हैं, बाकी लोगों को इन हाउस ट्रेनिंग किया जाता है। तो इनको टेक्नोलॉजी का बहुत जरूरत था। एंड इनसाइड रेस्टोरेंट्स बोल लो या फिर एनी ऑफलाइन बिजनेस, इनसाइड दैट कोई मेजर इनोवेशन, कोई मेजर कुछ भी टेक्नोलॉजी ने अंदर नहीं आया था। तो हम एक्सप्लोरेक्स इससे स्टार्ट किया है। आज के डेट में एक्सप्लोरेक्स क्या करती है कि हमने अपने लर्निंग्स लिए थे पुराने स्टार्टअप से जो कोविड के चलते बंद हुआ था, बट हम फिर वाई कॉम्बिनेटर गए थे, एंड वहां से हमने काफी सारे दुनिया के और भी अच्छे अच्छे लोगों से मिले। हम मतलब हमारा इनिशिएशन ब्रायन चेस्की जो एयरबीएनबी के सीईओ थे उन्होंने किया था। तो हमने बहुत लोगों से बात करके बहुत समझा कि यार कैसा चल रहा है ग्लोबल स्टार्टअप्स में, कैसे आइडियाज हो रहे हैं। अ, तो वहां से हमने एक्सप्लोरेक्स स्टार्ट किया, जहाँ पे हम आज के डेट में कस्टमर को क्यूआर कोड ऑर्डरिंग से लेके उनका पेमेंट्स, रेस्टोरेंट का पेमेंट्स, रिकंसिलिएशन, लेंडिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, एंड एवरीथिंग फ्रॉम गेटिंग, मतलब कस्टमर्स को वापस कैसे लाया जाए। हम मतलब कैसे बता, लाइक वी आर द ओनली, मतलब हम सिर्फ हम ही है जो कि ये सारी चीजें इंडिया में अभी कर पा रहे हैं। बाकी बहुत लोग होंगे जो कि छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं, एंड दैट वही प्रॉब्लम था कि रेस्टोरेंट को कस्टमर का नाम नंबर लेने के लिए एक टूल यूज करना पड़ रहा है, कस्टमर को ऑर्डर, रेस्टोरेंट को ऑर्डर मैनेजमेंट करने के लिए एक टूल यूज करना पड़ रहा है, पेमेंट के लिए एक टूल यूज करना पड़ रहा है, रात को बैठ के स्टाफ के साथ 2-2 घंटे रेस्टोरेंट बंद करने के बाद रिकंसिलिएशन में जा रहे हैं, स्टाफ 3-4 बजे तक रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, फिर से सुबह 10-11 बजे आ रहे हैं। लाइक इसी वजह से 500 रुपए देने पे भी स्टाफ कहीं भी स्विच कर लेते थे जॉब। हमारे आने के बाद हमने सबका एक्सपीरियंस सॉर्ट किया। कस्टमर तो ऑर्डर कर ही पा रहा था तो वेटर को ज्यादा नहीं बुला रहे थे, कस्टमर पे भी कर पा रहा था। वेटर को जब हम पेमेंट्स दिए, वेटर जब पेमेंट लेता था तो वो ऑटोमेटिकली रिकंसाइल होता था, तो उसको 2 घंटे बैठने नहीं पड़ते थे, तो उसका भी लाइफ अच्छा हो गया, उसको 2 घंटे के स्लीप या 2 घंटा अपने फैमिली के साथ एक्स्ट्रा स्पेंड कर पाने का टाइम मिल रहा था। तो हमने अक्रॉस द बोर्ड एक्सपीरियंस पे फोकस किया, एंड हम रेस्टोरेंट से स्टार्ट किए।
बिकॉज रेस्टोरेंट्स जैसे मैंने बोला मोस्ट फ्रीक्वेंटेड फॉर्मेट ऑफ ऑफलाइन बिजनेस होता है। बिल्कुल। मैनक, मेरा आखिरी सवाल आपसे इस पूरे सफ़र के दौरान जो भी आपके लर्निंग्स हैं उसको लेकर है। क्या सलाह देंगे, क्या टिप्स होगी आपके यंग एंटरप्रेन्योर्स को? मैं अपने खुद के लर्निंग से इतना ही बताऊंगा कि यार स्टार्टअप आइडिया जब आता है आपको, तो आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि यार मैं मुझे बहुत अच्छा एक आइडिया आया है, मैं ये करूंगा, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आई मतलब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पेशेंस रख के वैलिडेट कर लेना चाहिए। एंड इस पे ज्यादा पैसा नहीं जाता है, थोड़ा टाइम जाता है, थोड़ा पेशेंस लगता है कि आप जाओ बाहर। आपको जो लगता है कि आपके जैसे और लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, उनसे जाके बात करो। अगर आप कंज्यूमर स्पेस पे हो तो जाके एटलीस्ट 100-150 लोगों से मॉल में चले जाओ, सर्वे करो, लोगों से पूछो कि आपका 5 से ज्यादा सवाल मत पूछो, बट देखो उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो प्रायोरिटी है उनके लिए। जैसे हमारा जो पिछला कंपनी था, हमने क्यूआर कोड से स्टार्ट नहीं किया था। हमें लगा था, हम आईआईटी खड़गपुर में थे, हमें कोलकाता जाना पड़ता था लोकल ट्रेन लेके 2.5-3 घंटे बिता के टू गो टू किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के लिए। और वहां जाके हम ऑनलाइन जो मेन्यूज देखते थे और वहां पे जो मेन्यू होता था या जो ऑफर होता था वो कंप्लीटली अलग होते थे। तो हम उनसे बोलते थे कि आप ऐसा क्यों है, तो वो बोलते कि वी मतलब हमें कोई एक्सेस नहीं है, हमारे को 1-2 हफ्ता लग जाता है कोई भी चेंजेस करने में, और तब तक तो हम कुछ भी और चेंज कर लेते हैं। तो हमने वो बनाया था कि यार जहाँ से रेस्टोरेंट कस्टमर को डायरेक्टली बता पाए कि आज मेरा ये मेन्यू है, आज मेरा जो आप कभी देखोगे कि रेस्टोरेंट बाहर पे टुडे स्पेशल मेन्यू लगाते हैं, उसी को हम कम्युनिकेट करने के लिए डालें। और हमारे पास रेस्टोरेंट बहुत आए, कोलकाता में हम 250 रेस्टोरेंट्स के साथ काम करने लगे। हम जब बैंगलोर आए, हम 180 रेस्टोरेंट्स 2 महीने में हमारे साथ जुड़ गए। बट हम कंज्यूमर नहीं ला पाए, कंज्यूमर को वो प्रॉब्लम था ही नहीं। हम जब बाद में गए कंज्यूमर से बात करने के लिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तब उन्होंने बताया कि यार इफ आई कैन मतलब अगर मैं कैब बुक कर सकता हूँ, मैं टिकट बुक कर सकता हूँ, मुझे मेन्यू के लिए वेट क्यों करना पड़े, ऑर्डर करने के लिए फिर से वेट करना पड़े, मुझे री ऑर्डर करने के लिए फिर से वेट करना पड़े, मेरा कैब आ जाता है, मुझे बिल नहीं मिलता, 20-20 मिनट में वेट कर रहा हूँ, इसका कुछ करो। तो एंड ये कॉमन था, तो हमने उसको यूज किया एंड वो हमारे लिए चला, एंड उसी को लेके आगे हम बढ़े। तो मेरा एडवाइस बहुत ज्यादा रहे, एक ही पॉइंट पे रहेगा, फर्स्ट वैलिडेट करो कि तुम्हारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कि लाइक इस पे मैं मार्केट साइज का नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आपके ऊपर है, आप वीसी फंडिंग रेज करोगे या बूटस्ट्रैप करके आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो। बट एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए आपको एक अमाउंट ऑफ स्केल चाहिए, और वो स्केल तभी आएगा जब आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो एक स्केल पे एक सेट ऑफ यूजर्स, पीपल, कंपनीज भी हो सकती है, वो वैल्यूएबल लगे, तभी आप जाके स्टार्ट कर पाओगे। उसके बाद तो टीम पे आती है कि आपको एक बहुत अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, आपका टीम ही सब कुछ होता है एकदम। मैं इनिशियल डेज नहीं बोलूंगा, पूरे स्टार्टअप या कंपनी की लाइफ में टीम ही सबसे बड़ी चीज होती है। टीम में लोग अगर बहुत अच्छे होते हैं तो कंपनी आगे बढ़ती है, टीम में लोग अगर अच्छे नहीं होते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाती है। काफी टाइम्स ये भी रीजन होता है स्टार्टअप्स के फेलियर्स का। एंड तीसरी जो बहुत मेजर चीज है कि यार अ, किसी भी सीजन में 2021 में बहुत सारी कंपनीज ने बहुत पैसा रेस किया था और बहुत पैसे स्पेंड कर दिए एक्सपेरिमेंटेशन में या बिना जाने बिना समझे चीजों में। मैं बोलूंगा कि एक्सपेंडिचर जब तक ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, उसको कंट्रोल में रख के एक दो चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके आपको उन्हीं को स्केलेबल बनानी चाहिए, उन्हीं को सस्टेनेबल बनानी चाहिए। एंड दैट इज बिजनेस 101। जैसे लाइक पुराने जमाने में वीसी फंडिंग नहीं होती थी तो लोग लोन लेके काम करते थे, एंड जब आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको एक लोन चुकाने का प्रेशर रहता है, एंड उसी प्रेशर के चलते लोग फोकस करके चीजें सक्सेस पाने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेट में थोड़ा सा वीसी की वजह से कैपिटल एक्सेस थोड़ा सा इजी हुआ है दैन दोज डेज। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर आपका सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी नहीं पहुंचे हो, तो वो पैसा आपका कब खत्म हो जाएगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आप बहुत मेहनत करके सालों लगा के खून पसीना एक करके एक बिजनेस खड़ा करने का कोशिश कर रहे हो, तो उसको लग्जरी यार उसको किसी और चीज में मतलब स्पेंड मत करें। लग्जरी का मतलब ये नहीं कि आप जाके कुछ खरीद ले रहे हो, लग्जरी एज इन कि आप एक्सपेरिमेंटेशंस एंड चीजों पे बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट मत हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मैनक। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो इनसाइट्स हैं इंडस्ट्री की, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स के काम आएँ और जो भी स्टार्टअप को लेकर जानकारियां हैं वो सही तरीके से उन तक का पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया मैनक, एक बार फिर से आपका। चलिए अब अपने शो में एक और बेहद खास मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ हैं यशराज वकील, इस वक्त
जो कि सीईओ हैं कैप्टन बिज से। यशराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एसएमईज की अगर हम बात करें तो एसएमईज जो हैं वो डिजिटाइजेशन के दौर में हैं। अब इस दौर को कैसे देखा जाए और इन सब के बीच में जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं वो क्या है? सो सी डिजिटाइजेशन आज के डेट में हर एसएमई को करना है, ठीक है। चैलेंज ये है कि डिजिटाइजेशन आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका आप ई कॉमर्स कर सकते हो, आप पूरी दुनिया में बेच सकते हो। आप D2C एक एक्चुअली बहुत बड़ा सेगमेंट है आज के डेट में। आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेच सकते हो। ये सो डिजिटाइजेशन के काफी फायदे हैं। प्लस उसके ऊपर अगर आप अपना अकाउंटिंग डिजिटाइज करोगे तो आप जीएसटी ढंग से भर पाओगे, आप अपना बिलिंग मैनेज कर पाओगे, आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर पाओगे, आप अपने बिजनेस का फाइनेंसेस ढंग से मैनेज कर पाओगे। आपके अगर जो बिल सही से जनरेट हो रहे हैं तो आप लोन ले पाओगे आसानी से। तो इसके काफी फायदे हैं डिजिटाइजेशन के। दैट बट आई थिंक डिजिटाइजेशन अभी भी काफी नेसेंट स्टेज पे है एमएसएमई सेगमेंट में, स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन्स में। यशराज, किस तरह की चुनौतियां डिजिटाइजेशन के इस दौर में अगर हम एसएमईज की बात करें तो वो फेस कर रहे हैं और इंडस्ट्री इनका समाधान किस तरह से निकाल रही है? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एमएसएमई को आता है डिजिटाइजेशन में, उनको ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है। एंड क्या होता है, बेसिक डिजिटाइजेशन आज के डेट में सबको करना है क्योंकि डिजिटल इंडिया काफी ट्रेंड में है, तो डिजिटाइजेशन एक्चुअली सबको करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब एमएसएमई अपना रिसर्च करना चालू करता है, जब एमएसएमई ये देखता है ठीक है अभी मैं इसको कैसे शुरुआत करूँ, फिर वो सर्च करना शुरू करता है, उसको 50 ऑप्शन मिलते हैं, उसको ये नहीं समझ में आता है दैट क्या ऑप्शन मेरे लिए सही है। लेना था उनको बिलिंग सॉफ्टवेयर, आ जाता है ईआरपी, फिर वो उसके उसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं, सेइंग दैट इतना ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बिलिंग ही करना है और मुझे इन्वेंट्री मैनेज करना है। फिर वो वेट करते हैं कि कोई आएगा, मुझे बताएगा, सिखाएगा, कोई मुझे कॉल करेगा, वो नहीं होता है। सो सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में और एमएसएमई डिजिटाइजेशन में प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है। एंड इसी सर्विस को ये हमने रिकग्नाइज किया है। एंड फॉर एग्जांपल कैप्टन बिज में हम 7 से 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस एनेबल किया। 7 से 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, और वो कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं फील्ड में भी और कॉल्स पे भी। सो सबसे बड़ी चैलेंज यही है दैट हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको पता नहीं है कि डिजिटाइजेशन शुरू कहाँ से करना है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी चैलेंज वही है। यशराज, जरा मुझे ये बताइए कि जो क्लाइंट कॉन्फिडेंस है या जो हम डिमांड ट्रेंड्स देख रहे हैं जीएसटी सर्विसेज के मोर्चे पर, खासतौर पे टियर 2 टियर 3 सिटीज में, वो किस तरह का है? See, like I said, आज की डेट में इन जनरल जो कंज्यूमर डिमांड है वो बढ़ रही है। सो जैसे कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, और जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की वजह से बिजनेसेस बढ़ेंगे। उसके वजह से जो हमारे एमएसएमई पार्टनर्स हैं, उनका बिजनेस बढ़ेगा। वो फिर टैक्स फाइलिंग ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो उनको फिर जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा। एंड जैसे अगर उनको जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, उनको जीएसटी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। एंड जीएसटी सर्विस में सबसे पहली चीज ये है कि उनको पेपर और पेन से निकल कर उनको सॉफ्टवेयर या SaaS प्रोडक्ट में या क्लाउड प्रोडक्ट में उनको आना पड़ेगा, जिससे वो ढंग से अपना इन्वेंट्री मैनेज कर सकें, ढंग से बिल बना सकें, ढंग से अपना जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सकें। सो इन टर्म्स ऑफ सर्विस बहुत रिक्वायरमेंट बहुत है, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, क्योंकि टियर 1 सिटीज में ऑब्वियसली एक्सपोजर लोगों को ज्यादा होता है। टियर 2 टियर 3 सिटीज थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं इस सिचुएशन में, एज फार एज प्रोडक्ट एंड जीएसटी अवेयरनेस इज कंसर्न। सो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि दैट हम भी बेसिकली टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एज ऑफ नाउ अप्रोक्सीमेटली 250 लोकेशंस में प्रेजेंट है, एंड में से काफी टियर 2 टियर 3 सिटीज भी हैं। सो सर्विस की रिक्वायरमेंट इन सेगमेंट में काफी ज्यादा है।
चलिए, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे है जी, जीएसटी जो कलेक्शन की टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें और क्या नया हम आने वाले वक़्त में देखने वाले हैं? सो टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ी चैलेंज आज की डेट में एमएसएमई को क्या है दैट वो बिल रेस कर देते हैं, पैसा आ रहा है तो उनको जीएसटी भरना पड़ जाता है एंड देन उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो चैलेंज है इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट काम कर रही है और इसको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रही है। एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जहाँ पे लोग अपना खुद का जीएसटी फाइल कर पाएंगे। ब्लॉकचेन पे काम हो रहा है, जहाँ पे हर एक जीएसटी का ब्लॉक बनेगा, जहाँ पर जीएसटी फाइलिंग ऑथेंटिसिटी मेजर होगी, जिससे फ्रॉड जो हो रहे हैं वो रिड्यूस होंगे। सो काफी चीजें हो रही है एआई और ब्लॉकचेन को लेके जीएसटी में। चलिए, अब बेहद अहम सवाल पे आपके आते हैं और ये ज़रा बताइए, कैप्टन बिज़ बहुत ही पावरफुल नेम, आपकी कंपनी करती क्या है, किस तरह के आगे प्लान्स हैं? सो कैप्टन बिज एक जीएसटीएन एम्पैनल्ड प्रोडक्ट है, जो सही मायने में एमएसएमईज के लिए डिजिटल बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जीएसटी फाइलिंग में उनको असिस्ट करता है। सो ये हमारा कोर प्रोपोजिशन है, जहां पर एमएसएमई इसके वजह से अपना बिजनेस ढंग से मैनेज कर पाएगा, और उनको पूरी क्लैरिटी रहेगी कि उनके फाइनेंसेस का क्या सिचुएशन है, कितने पैसे उनको आ रहे हैं, कितने उनसे जा रहे हैं, उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये सब वो उससे देख पाएंगे। सो इन बेसिकली कैप्टन बिज ये करता है। बहुत खूब यशराज, ज़रा आप मुझे बताइए कि आगे अगर 3-4 साल का नज़रिया देखें तो आपकी कंपनी के आगे के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, स्पेशली 3-4 साल के नज़रिए से? सो हर साल में हम चाहते हैं कि कैप्टन बिज कम से कम 5,000 सिटीज में हो, 5,000 लोकेशंस में हो इंडिया। और हम देख रहे हैं कि हम एटलीस्ट 10x ग्रोथ कर सकें अगले साल तक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई को डिजिटाइज कर सकें। सो हमारा मिशन यही है, हमारा मिशन ये नहीं कि हम प्रोडक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट्स पे काम करें। हमारा मिशन है कि हम कैसे जो अनडिजिटाइज्ड हैं, जो डिजिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उनको हम डिजिटाइज कैसे करें, क्योंकि आज के डेट में पेन एंड पेपर से एमएसएमईज को उभरना पड़ेगा और उनको डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। सो हमारा मिशन यही है कि हम बेसिकली अनडिजिटाइज को डिजिटाइज कैसे करें। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज, काफ़ी अच्छी बातचीत रही और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में आपने तमाम बातों को हमारे व्यूअर्स के सामने रखा और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी स्टार्टअप के बिजनेस में लोग हैं वो आपकी इन जानकारियों से इसका लाभ लेंगे। आपको और आपकी टीम को आगे के कारोबार के लिए, भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के स्टार्टअप मंत्र में दो बिल्कुल अलग अलग और नए ज़माने के स्टार्टअप के दिग्गजों से हमने बात की और इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि आपको किसी भी कारोबार में धैर्य रखना है, आपको किसी भी कारोबार को करते वक्त रिसर्च पक्की रखनी है और इसके साथ ही अपनी तैयारी के बावजूद आपको वक्त वक्त पर इवॉल्व होना है, अपग्रेड होना है, बदलाव करना है, तभी जाकर आप स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।